चलिए भाई, हम आते हैं पहले हेडिंग डालते हैं सालिड। क्या डालते हैं? सालिड। तीनों का कंपेरिजन एग्जाम कराते हैं। अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा सालिड इंटीग्रेस में तो आप कर लीजिए ना। एक तो इनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस से हम देखते हैं ना। इंट्रा रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें? मॉलिक्यूलर चल रहा है कि नहीं? अरे चल रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। फिर मॉलिक्यूल की साइज, कंप्रेसिबिलिटी, ना, कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव कितना दबेगी, और इनका वॉल्यूम, एब्सोल्यूट मास, ठीक। फिर और क्या लिख सकते हैं इसके विषय में हम? मोबाइलिटी। क्या लिख सकते हैं? मोबाइलिटी। यानी हम इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं फ्लूइडिटी का, कर सकते हैं ना। अब सॉलिड की केस देखी जाए, इसकी देखी जाए सॉलिड की केस में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कैसा होता है बेटा? एकदम निग्लिजिबल होता है। क्यों? इसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इसीलिए इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस निग्लिजिबल पाया जाता है। एक है वही जो कैंसर होता है कपूर, उसी में पाया जाता है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट नहीं लिखते, निग्लिजिबल, नगण्य, ठीक। कंप्रेसिबिलिटी, दबने का गुण इसमें बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वही एक दबता है। वॉल्यूम मास सॉलिड का कैसा होगा? फिक्स होगा। मोबाइलिटी इसमें नहीं पाई जाती है ना, यानी बढ़ने का गुण होता ही नहीं। सॉलिड आप जहाँ रख देंगे वही पड़ा रहेगा, ठीक। अब बात आती है लिक्विड की। सॉलिड के बाद लिक्विड है। लिक्विड की केस में इनका जो अरेंजमेंट होता है इस तरह से होता है। इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। सॉलिड से ज़्यादा, ध्यान समझिएगा, कंपेयर करना है ना। सॉलिड से ज़्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा पाया जाता है। कंप्रेसिबिलिटी इनमें पाई जाती है सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा, ठीक। इतना कंप्रेस होगा, जितना इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस है उतना ही कंप्रेस होगा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? प्रेजेंट है इसमें, ठीक। ग्रेटर देन किससे है? ग्रेटर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा है, ठीक। इसका मास वैल्यू क्या होगा? फिक्स होगा। इसका मास वैल्यू क्या होगा? लिक्विड का मास वॉल्यूम फिक्स होगा। अरे भाई, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, बस शेप नहीं फिक्स होता, ध्यान समझिएगा, ठीक। यही आगे शेप पहले पूरा समझ में आ जाता है। शेप इसका फिक्स्ड होता है, इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। यह उसी का रूप ग्रहण कर लेता है जिसमें इसको ट्रांसफर किया जाए, ठीक। शेप आर नॉट फिक्स्ड। शब्द अपने से बनाएंगे। अगर आपको लाइन वाइज लिखना हो, पॉइंट वाइज, तो शब्द अपने से बना लेंगे, इसे पॉइंट करके लिखेंगे। ये तो कंपैरेटिव चार्ट सिखा देता। अगर कहीं डिफरेंशिएट करने के लिए आए तो मुख्य बातें आपको आनी चाहिए और पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आइए, मोबाइलिटी इसमें पाई जाती है। बहने का गुण, फ्लूइडिटी, मोबाइलिटी मतलब फ्लूइडिटी, बहने का गुण लिक्विड में पाया जाता है, ठीक ना। प्रेजेंट होता है इसमें बनने का गुण। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं हम तीसरा किस पर? गैस पर। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, ठीक ना। तो कैसा है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस? मोर, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस इसमें होता है। अगर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस है तो कंप्रेसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे दो मॉलिक्यूल इतने दूर है, इनको हम दबाएंगे इतना दब कराएगा ना, यानी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है इसमें।
दोनों से ज़्यादा है, सॉलिड से भी ज़्यादा है और लिक्विड से भी ज़्यादा है। ठीक, अब वॉल्यूम और मास दोनों क्या है, नॉट फिक्स, न तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, न इसका मास फिक्स है, न इसका शेप फिक्स है। और बहने के लिए ये इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी संभावित दिशाओं में यह बढ़ सकते हैं। बहने का पुरुष में इतना तगड़ा है कि एक लिक्विड है तो डायरेक्शनल होता है। लिक्विड कैसा होता है, डायरेक्शनल, हाई से लो की तरफ जाता है। लेकिन गैसों का सभी संभावित दिशाओं में, जितनी संभावित दिशाएं पाएंगे उतने में फ्लो कर सकते हैं। ठीक, यह तो हो गया आपका कंपैरेटिव चार्ट, जिसके आधार पर अगर कभी सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप कर लेंगे। ठीक, ये बेसिक चीज़ें हैं, हमको मुख्यतः चलना है आपके सिलेबस के अनुसार। इससे एक क्वेश्चन कभी कभी सेक्शन ए में फंसाया जा सकता है ना। बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्या लिखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, चलिए, दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इनको मुख्यतः दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमार्फस सॉलिड। एक लाइन लिख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड आर गिवन बिलो। ठीक, पहले में हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे में हम पढ़ेंगे एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, तो पहले हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ज़्यादा लेकिन आपको दूरी पड़ती है। पहले डाल लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जब होंगे, पहचानेंगे कैसे कि इतने, इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो वेल मैनर्ड आर्डर में अरेंज होंगे और डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में होंगे। दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, कि इनके जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस होंगे, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, उसमें सभी आ जाते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होगा किसी नियम के तहत होगा, वेल आर्डर्ड मैनर में होगी। ठीक, जैसे एन के बाद Cl है, Cl के बाद एन है, एन के बाद Cl है, ये एक वेल आर्डर्ड है पहली बात। और दूसरा, इनका डेफिनिट ज्योमेट्री होगी, निश्चित ज्योमेट्री होगी कि हाँ ये ऐसा ही पाया जाता है तो हर स्थान पर ऐसा ही पाया जाएगा। ठीक है, अब यही दो चीज़ें न उपस्थित हों तो एमार्फस हो जाएगा। वेल आर्डर मैनर हो, कोई यहाँ बैठा हो, कोई वहाँ बैठा हो, कोई वहाँ बैठा हो, रैंडम हो जाए अरेंजमेंट तो एमार्फस हो जाएगा। भले ही हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, मैं उसको क्रश कर दूँ, पीस दूँ, तो एमार्फस हो जाएगा। वास्तव में एमार्फस नॉर्मली हम पाउडर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि उसमें अरेंजमेंट नहीं होता कि कौन सा पार्टिकल कहाँ है। जब भी हमें NaCl का क्रिस्टल दे दिया जाए तो हम श्योर रहते हैं कि एक NaCl से ही जुटेगा, कभी Na से नहीं जुटेगा, Cl से कभी नहीं जुटेगा। यही वेल आर्डर्ड मैनर है आपका, कि जब Na जुटेगा Cl से, Cl जुटेगा Na से, Na जुटेगा Cl से। ठीक है, लिखिए, द सॉलिड इन विच the solid in which constituent particles, the solid in which constituent particles, कोष्टक में लिखा, molecules, atoms or ion, कोष्टक में constituent particles, कोष्टक में molecules, atom या ions,
जैसे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल भूल जाए तो इतना जरूर लिखिएगा, इन विच मॉलिक्यूल्स एटम्स आर आयंस आर अरेंज्ड इन वेल WELL ordered ordered manner 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 in a definite geometric form are crystalline solid full stop. They forms three-dimensional network of crystals. For example, NaCl, diamond, sugar, etc. अब NaCl का हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? NaCl का बनाते हैं ना। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात इसकी होती है। वेल माइनर होना चाहिए, डेफिनिट ज्योमेट्री आनी चाहिए इसकी, ठीक है? क्या आनी चाहिए? डेफिनिट ज्योमेट्री। NaCl के उदाहरण करते हैं इसमें NaCl एग्जांपल लेते हैं किसका? NaCl। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। क्या चाहिए? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, यस Y और Z हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक? हम लोग ऐसे लिखते हैं यार सवारी तब Z ना, जबकि गलत है, Z हमेशा ऊपर रहता है, यही इसका असली मतलब है, ठीक है? अब हमें बनाना है क्रिस्टल फॉर्म। क्या बनाना है? क्रिस्टल फॉर्म। तो पहले हम बनाते हैं यूनिट सेल। क्या बनाते हैं बेटा? यूनिट सेल। इसी यूनिट सेल को बनने में जितना समय लग जाए, इसीलिए कहा जाता है कि क्रिस्टल के निर्माण में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो रखना चाहिए। जितना स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना ही वेल ऑर्डर्ड क्रिस्टल आपको मिलेगा। क्रिस्टल की साइज बड़ी होगी और चमकीला होगा, ठीक? बात समझ में आई? अब सबसे पहले निर्माण होता है यूनिट सेल का। इसका होता है यूनिट सेल समझते हैं नहीं? बोलिए। आप बोलिए कोई। देखिए अब आप लोग थर्ड ईयर में हैं, खूब बोल के बातें कर लीजिए कि यूनिट सेल का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज यूनिट सेल? क्योंकि यूनिट सेल बना लिए तो सब कुछ बन जाएगा। हाँ, इस दीवार के निर्माण में ये जो पहली ईंट रखी गई है वह यूनिट सेल है, क्योंकि उसी साइज की ईंटों को रिपीट करके रीअरेंज करके पूरी दीवार का निर्माण हुआ होगा ना। एक जो ईंट आपने रखी उसी साइज की ईंटें सब होंगी, ये यूनिट सेल है, क्योंकि उसी साइज की सेम रिपीटेड यूनिट कही जाती है यूनिट सेल, क्योंकि उसको अरेंज करके पूरे दीवार का निर्माण हुआ। और इसी यूनिट सेल से हम पूरे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक? जैसे समझिए कि यहाँ Na है, Na को मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक से, ऐसे बोले से जो ब्लैक होगा, और Cl को दिखा रहा हूँ जो काले होगा, ठीक? अगर यहाँ Na है तो इसको पूरा ब्लैक कर लीजिएगा, यहाँ Cl है इसको ऐसे बनाइए, ठीक? इस Cl से जब भी जुटेगा Na ही जुटेगा, तो यहाँ भी Na होगा। क्लियर बात समझ आ रही है? अब इस Na से जब जुटेगा Cl ही जुटेगा, अब इस Cl से जब जुटेगा Na ही जुटेगा। बात समझ में आ रही है? अब इस Na से जब जुटेगा Cl और इस Na से जब जुटेगा Cl ही जुटेगा।
यानी यह ऐसा है Na जुटा Cl से, Cl जुटा Na से, Na जुटा Cl से, ठीक। दूसरी यूनिट देखिए, यहाँ होगा Na, यहाँ होगा Cl, यहाँ होगा Na, यहाँ होगा Cl। अब देखिए NaCl से जुटा, Cl Na से जुटा, NaCl से जुटा, Cl Na से, यही संरचना वहां इस तरह से दिखाई देगी। बात समझ आ रही? ये आपकी जो पहली सेल बनी है इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट। अब यूनिट सेल के बार बार रिपीटिशन से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्यूब टाइप का दिख रहा है ना, 3 डायमेंशनल हो गया, इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई, क्लियर हो गया। अब बढ़ाइए, ये Cl आया आपका, Cl से कौन जुटेगा बेटा? Na, और इस Na से कौन जुटेगा? Cl, ठीक। इस Na से कौन जुटेगा? Cl, और इस Cl से कौन जुटेगा? Na जुटेगा, और इस Na से कौन जुटेगा? Cl। ये Cl है आपका और यह Na है, आपस में जुटेंगे, ये Na है Cl। अब देखिए क्रिस्टल की साइज बढ़ गई, ऐसे ऊपर भी बढ़ेगी, ऐसे इधर भी बढ़ेगी और ऐसे इधर भी बढ़ेगी, ठीक। अब ऐसे बनाते जाएंगे, यह Na है, कौन जुटेगा? Cl, Cl से कौन जुटेगा? Na, अब इस Cl से जुटेगा Na, और इस Na से जुटेगा Cl, जोड़ दीजिए। देखिए क्रिस्टल का निर्माण होता जाएगा, ठीक। पूरी जितने भी एटम्स आयंस आपके सॉल्यूशन में उपस्थित होंगे, धीमे धीमे जुड़ते 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 पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर देंगे। एक भी एटम या आयंस विलयन में रह नहीं जाएगा। ऐसे ऊपर भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा, देखिए यहाँ Na है तो यहाँ क्या होगा? Cl, यहाँ Cl है तो यहाँ क्या होगा? Na होगा, और Na Cl आपस में जुटेंगे। यहाँ आपका Cl है तो यहाँ क्या होगा? Na, और यहाँ क्या होगा? Cl, Cl जुड़ जाएगा Na से, Na जुड़ जाएगा Cl से। ऐसे ही पूरी संरचना का निर्माण करते हुए चले जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, यहाँ फिगर का नाम लिख देंगे, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl लिस्ट। कभी कभी पूछता है कि NaCl के स्ट्रक्चर के विषय में, ठीक ना। ये फिगर देना होगा एक चीज। अब इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। जरा ध्यान से समझिए, ऐसे इधर भी आएगा, ऐसे इधर भी जाएगा, ऐसे पीछे भी चार तरफ बढ़ेगा, ठीक। जरा समझिए, ये आपका Cl है, क्या है? और ये आपका Na। इस Cl को देखिए कितने Na से जुटा है? एक Na, ठीक, 2, 3, 4, 5, ठीक। अभी आप सोचिए, इसके पीछे भी जाएगा, पीछे भी तो जाएगा भाई, ये पीछे भी तो बढ़ेगा, तो चाहता है यहाँ, क्योंकि आपको सामने दिख रहा है, जिसके इधर भी बढ़ेगा, जिसके इधर भी बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा, पीछे भी बढ़ेगा। तो एक Cl 6 Na से जुटा हुआ है। ऐसे ही Na को देखा जाए तो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, और एक यहाँ 5, और एक सामने जोड़ेंगे अभी भाई, ये तो पहली जा रही है ना, इसके सामने भी तो पड़ेगी। तो एक Na 6 Cl से जुटा है, तो NaCl का रेशियो क्या होगा? देखिए Na 6 Cl से और Cl 6 Na से। रेशियो को सिंपलेस्ट किया जाता है, 6 से भाग देंगे तो एक रेशियो। इसीलिए फार्मूले में कोई भी अंक नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये किया है ये
यानी इनका रेशियो जब पूछा जाए तो 6 संबंधित 6 आता है। हम चूंकि रेशियो को हमेशा रिड्यूस करके नॉर्मलाइज करते हैं, 6 से भाग देंगे तो 1 संबंधित 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ रही है? जब कभी भी NaCl के क्रिस्टल के विषय में से पूछे तो इतना लिखने के बाद ये जरूर बताइएगा कि एक Cl 6 Na से सराउंडेड है और एक Na 6 Cl से सराउंडेड है, इसलिए सिंपलेस्ट रेशियो 6 संबंधित 7 आएगा। नॉर्मली हम 1 संबंधित 1 लिखते हैं, इसलिए फार्मूला हम लिखते हैं NaCl। अब जरा इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, इनका कंट्रीब्यूशन Cl का कंट्रीब्यूशन देखिए। Cl एक है या आयन करिए, इसमें एक आयन है, ठीक। जब यह पहली बार Na से जुड़ा होगा, ठीक, तो कितने की साझेदारी हुई होगी? 50%। पहले जब जुटेगा तो 50% की साझेदारी इसने किया। अब दूसरा जुड़ गया, ठीक, अब तीसरा जुड़ गया, अब चौथा जुड़ गया, सामने 5वां, पीछे 6वां। एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, अब 6 लोगों को बांटना है। बात समझिए, एक ही Cl का तो एटम है, इसको 6 Na से बांड बनाना है, 6 Na से बांड बनाना है। जैसे सिंपलेस्ट भाषा में समझाऊं कि जब, समझिएगा अच्छे से, जब यह और यह जुटे तो इतना बांटना, ठीक। अब यही आएगा ऊपर से, यही आएगा नीचे से, यही आएगा इधर से, यही आएगा बीच में। तो एक ही Cl है, बीच में एक ही Cl है, समझिए। Cl का एटम है, आयन है, अभी तो पूरा Cl समझिए इसको। जब इसने बांड बनाया तो ऐसे बनाया, फिर बांड बनाया तो ऐसे, अब तो इसका स्थान खत्म हो गया, हो गया नहीं खत्म हो गया। अब जब तीसरा आएगा तो भैया अमुक जगह से, जब तीसरा आएगा तो संरचना उस समय पहले 2 में ऐसी थी, आधे आधे, लेकिन जब तीसरा आएगा Na तो संरचना इस रूप में हो जाएगी। तीनों को 1/3 शेयरिंग करनी पड़ेगी, 1/3 शेयरिंग करनी पड़ेगी। जब चौथा आएगा भैया कहेगा कि हम भी वहीं जुटा, तब आप 1/4 होइए, क्योंकि Cl घर का इस समय मालिक है। जितना जनेंगे सबके समान ऊर्जा का व्यवस्था देवे पड़े। एक मेहमान आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, सबके बराबर से यह देवे। अब 5वां आ गया तो 1/, ठीक। अब 6वां आ गया 1/, यानी कहा जाए कि Cl का जो कंट्रीब्यूशन है NaCl की संरचना में, एक एटम का 1/6 है, एक एटम का 1/6 है। भले मालिक Cl का अकेला है, लेकिन एक Cl 1/6 की शेयरिंग Na को करता है, किसी को न ज्यादा करता है, किसी को कम करता है। ये कंट्रीब्यूशन है, क्या है इसका कंट्रीब्यूशन Cl का। अब ऐसे ही Na का कंट्रीब्यूशन भी 1/6 होगा, क्योंकि एक Na 6 Cl से जुटेगा, तो शेयरिंग कितनी हुई? 1/6। यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट? ये नई चीज है, आपको अभी जब आप आगे जाएंगे तब मिलेगा ये मशीन कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कितना ताकतवर बांड है। भाई जितना ज्यादा कम कंट्रीब्यूशन करेगा उतना वीक होगा, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उतना क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा मान लीजिए Cl है, अच्छा जने तो इतना शेयर दे देते हैं भाई, एक बीघा के ऊपर 6 जने बांटे, कम कम चाहिए है ना, वो एक जने देवे रहा हो तो पूरा बीघा, 2 जने करे कोई आधा बीघा, बस समझ नहीं। ऐसे ही जितना कंट्रीब्यूशन होता जाएगा उतना कम हो जाता है क्या क्षेत्रफल, जहां उसको बांध बनाना है, जहां उसको बांध बनाना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। कोई कहे कि मां खाली अंगुली पकड़ के हमें खींच ले तो कंट्रीब्यूशन कम है ना, तो आप ज्यादा ताकत नहीं लगा पाएंगे। अब कोई कहेगा अच्छा पूरा हाथ पकड़ खींच ले, थोड़ा सा ताकत आपको ज्यादा मिले। कोई कहे अच्छा यहाँ पकड़ ले तो ज्यादा ताकत महसूस हो ना, क्योंकि आप क्षेत्रफल में ज्यादा पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब इनका लिए ये मार्फत साली, यहाँ तक बात की है। अब तो भूलबा ना कहो ना, भूल जाता ठीक है। साली तो बहुत अच्छी चीज है,
एमार्फस में क्या होगा बेटा, ऑर्गेनाइजम खत्म हो जाएगा, कोई वेल ऑर्डर नहीं होगा, कोई इसकी फिक्स ज्योमेट्री नहीं होगी, ना ही इसका फिक्स शेप होगा, ठीक, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग वेल ऑर्डर बैठे हुए, निश्चित है कि कहाँ कौन बैठा है, मैं छुट्टी हुआ है आर्डर घबराया जाए ना, तो उनके संग है वो पता चला पूरे संग दूसरे तो यही तो है आर्डर। देखिए इन दिस solid constituent particles in this solid constituent particles are not arranged in well known ordered KNOWN well known 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 ordered manner are called amorphous solid। ठीक, अब एमार्फस को देखा गया, क्रिस्टलाइन को देखा गया, तो ठीक है, इनके सॉलिड इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम हैं, लेकिन सॉलिड की कुछ गुण इनमें एकदम फिक्स है, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, जैसे मिट्टी ले लीजिए, बेलाडर तो है नहीं, ठीक, अभी सीमेंट बालू का वो बना लीजिए, बेलाडर तो है नहीं, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी उसे नहीं, फ्लूइडिटी नहीं है, तो कुछ गुण तो है सॉलिड, इसीलिए इसको एमार्फस सॉलिड कहा जाता है, नहीं तो सॉलिड लगता ही नहीं, जैसे एमार्फस शब्द लगता है, लेकिन एमार्फस के साथ जो सॉलिड शब्द लगा, इस सॉलिड का कहने का मतलब कि कुछ गुण होने चाहिए उसमें, तभी सॉलिड लगेगा, इसीलिए एमार्फस कहा जाता है। तो सॉलिड का कौन सा गुण है बेटा इसमें, जो कंप्रेसिबिलिटी है, एकदम सॉलिड जैसी है, दबने का गुण नहीं है इसमें, मोबाइलिटी नहीं है, अरेंजमेंट कैसा है, रैंडम है, इसका मतलब क्या नहीं है इसमें, डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट कैसा है, रैंडम है, हमने पहले बता दिया वेल ऑर्डर नहीं है। अब हमें सॉलिड बताना पड़ेगा कि सॉलिड के गुण होने के कारण इसको एमार्फस सॉलिड कहा जाता है, तो कौन सा गुण नहीं है जिसको इसको एमार्फस कहा जाता है, वो है ज्योमेट्री और वेल ऑर्डर मैनर, ठीक, लिखा फुल स्टॉप करके, these solid possess possess certain properties of certain property of solid such as incompressibility, आइए लगा के करिएगा, incompressibility and rigidity, rigidity वाली rigidity, rigidity to a certain extent, extent, full stop, they do not have definite geometry, यानी इनका जो फिगर बनाएंगे आप स्वतंत्र हैं इसके फिगर को बनाने के लिए, क्योंकि रैंडम है, क्या है, चाहे जैसे बनाए रैंडम मॉडल की नियम है, कोड बनाइएगा, एक जैसे आलो बनाइएगा और एक जो है सॉलिड बनाइएगा, ठीक है, दे दीजिएगा एमार्फस
जैसे एग्जाम्पल है बेटा आपका रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब क्या है? सॉलिड तो है लेकिन एमॉर्फस है। ये तो खिड़की उनके बनते हैं, कांच, तू गिलास बना है तो मतलब ग्लास, GLA डबल ग्लास, कांच ना। नेक्स्ट डे के लिए हेडलाइन साइड क्रिस्टल टाइम हो गया।